नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। इससे पीछे जो दो वीडियो मैंने आपको दिए हैं उनमें गॉस थ्योरम पर डिस्कशन किया गया है। मैंने इलेक्ट्रिक वेक्टर, एरिया वेक्टर पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया, आपको सॉलिड एंगल पर डिस्कशन किया है, स्टेटमेंट और प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम कर चुका हूं मैं। उसके कुछ एप्लीकेशन हो चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा गॉस थ्योरम की एग्जिस्टेंस पर बात करेंगे, प्रैक्टिकल रिजल्ट से उसको कंपेयर करेंगे और वो कूलम्स लॉ से कैसे रिलेट्स है, आज हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग अटेंशन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन नोट करने के लिए निकाल लीजिए। मैं आपको साथ में कुछ लिखाता भी चलूंगा, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, समरी तैयार हो जाएगी आपकी। देखिए क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, prove that Gauss theorem exists until Coulomb's law hold inverse square law, that is F proportional 1 upon R square। देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed by the Gaussian surface। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, गॉस थ्योरम में स्टेटमेंट में था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, वो डिपेंड करता है चार्ज पर। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं फ्लक्स। फ्लक्स केवल और केवल डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बाय द वे कूलम्स लॉ, जो कि ऐसा होता है, देखिए कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है क्या, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या जो भी आपने पॉइंट चार्ज लिए हो और डिस्टेंस स्क्वायर, यही तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है भाई, आप पढ़ चुके हैं पीछे। यहां पर साफ ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है 1 by r स्क्वायर के, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको क्या बोलेंगे भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जो कूलम्स लॉ होता है वो इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। डिस्टेंस का 1 upon r स्क्वायर होता है। अगर बाय द वे ऐसा ना होता तो क्या गॉस थ्योरम करेक्ट हो सकती है? क्या गॉस थ्योरम का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच करा सकता है? प्रैक्टिकली देखिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ही है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर ये पॉइंट चार्ज है और इससे निकलने वाला अगर फ्लक्स हम लोग फाइंड करना चाहें तो इस रेडियस पर डिपेंड नहीं करता ये फ्लक्स। ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस की जो रेडियस होती है, रेडियस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा प्रैक्टिकली। लेकिन अगर इस कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ ना माना जाए, ये किसी और रूल को फॉलो करने लगे, अगर ऐसा हो तो क्या गॉस थ्योरम एग्जिस्ट करेगी या ट्रुथ होगी? तो नहीं होगी। गॉस थ्योरम फिर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं रह जाएगा। कैसे, इस चीज को मैं यहां समझाने जा रहा हूं। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में यहां टॉपिक ये है। तो देखिए हम लेट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो कूलम्स लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर नहीं है। लेट कूलम्स लॉ होल्ड इनवर्स क्यूब। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये इनवर्स क्यूब को होल्ड कर रहा है। इनवर्स क्यूब का मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल 1 upon r क्यूब। अगर ऐसा हो जाए तो देखिए फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा, क्या चेंज आएगा फ्लक्स पे। तो चलिए फ्लक्स की वैल्यू निकालना हम शुरू करेंगे आगे। फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उसको एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करा देंगे। सपोज करिए Q is any point charge encloses by spherical Gaussian surface। कन्वीनियंस के लिए, आसान रखने के लिए हमने टॉपिक को इसे स्फेरिकल ले लिया है, जिसकी रेडियस को r कह दीजिए। ये गॉसियन सरफेस डाल दिया गया है। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस से हम लोग यहां पर टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। तो फ्लक्स का जो रिजल्ट होता है, स्टार्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग सीख चुके हैं डेफिनेशन, वो ये होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to closed surface integration E dot dA। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो देखिए हमें एरिया वेक्टर चाहिए। मैं आपको पीछे एरिया वेक्टर पढ़ा चुका हूं। एरिया वेक्टर मतलब होता है किसी एरिया एलिमेंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर ऑब्टेन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से आगे परपेंडिकुलर इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड
दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जब पैरेलल है तो जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो फिर यहां रिजल्ट क्या आएगा, जरा ये समझ लीजिएगा। तो रिजल्ट आएगा EDA cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर cos 0 की वैल्यू 1 रख देंगे तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन EDA। हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान रखिएगा, तब मैंने कहा था कूलम्स लॉ डज नॉट होल्ड इनवर्स स्क्वायर। तो नया कूलम्स लॉ जो हमने मान लिया यहां पर कंसीडर कर लिया है वो Q0 या Q1 Q2 अपान R3। मैंने इनवर्स स्क्वायर नहीं लिया, मैंने उसका उल्टा कंसीडर कर दिया है। मैंने कंसीडर कर लिया कूलम्स लॉ होल्ड इनवर्स क्यूब। तो जब ये पावर क्यूब हो जाएगी तो देखिए फील्ड का फार्मूला यहां पर क्या यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये एक्चुअल है, ये कूलम्स लॉ से फाइंड किया ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला। लेकिन हम लोग यहां पर कूलम्स लॉ में कितनी पावर कंसीडर कर रहे हैं, R3। तो अगर पावर वहां R3 है फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर भी तो 3 लेनी पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग का ये रिजल्ट तैयार हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये सब कांस्टेंट्स बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लीजिए, चार्ज बाहर निकाल दीजिएगा इंटीग्रेशन से, ये कांस्टेंट है। तो देखिए क्या बचेगा, R3 भी बाहर निकाल लीजिएगा, dA बचा। और dA का टोटल इंटीग्रेशन, ये मैंने गॉसियन सरफेस कैसा लिया है, स्फेरिकल लिया है। स्फीयर है तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो TSA ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां पर dA का जो टोटल वैल्यू होगा वो 4 पाई R स्क्वायर रखा जाएगा। तब फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R क्यूब इनटू 4 पाई R स्क्वायर। यहां से देखिए R स्क्वायर से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट और R। अब नया जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तैयार हुआ है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह बता दे रहे हैं, देखिए गौर से। तो phi इज इक्वल टू बनेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई R। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं phi डिपेंड्स ऑन R। देखिए डिपेंड्स ऑन R, दैट इज ऑन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। जबकि प्रैक्टिकली ध्यान रखिएगा जो फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लाइट की तरह कंसीडर करिए, चार्ज बल्ब के फिलामेंट की तरह सोचिए, और गॉसियन सरफेस को बल्ब का जो कवरेज होता है कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ फ्लास्क, उसको सोचिए। तो देखिए कांच का अगर कवर एरिया बढ़ा दिया जाए तो क्या लाइट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ज्यादा लाइट निकलने लगेगी? नहीं, ऐसा होता है, वो तो डिपेंड करता है फिलामेंट पर। इसी तरह फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पर, ना कि उसके गॉसियन सरफेस की रेडियस पर। लेकिन यहां रिजल्ट क्या आ गया, ये डिपेंड कर रहा है R पर, जो कि गलत है, विच इज प्रैक्टिकली रॉन्ग, प्रैक्टिकली रॉन्ग। तो ये प्रैक्टिकली गलत बात निकल आई, यानी ये कह सकते हो कि फ्लक्स सही नहीं रिजल्ट दे रहा है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू से वायोलेशन हो रहा है। इससे इतना क्लियर हो गया कि अगर कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर नहीं लेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू R पर डिपेंड करने लगेगी, जो प्रैक्टिकल वैल्यू से अलग है। इसी से ये बात क्लियर हो रही है कि इफ गॉस थ्योरम एग्जिस्ट व्हेन कूलम्स लॉ होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, गॉस थ्योरम तभी तक एग्जिस्ट करेगी जब तक कूलम्स लॉ 1 अपान R स्क्वायर को कंटेन करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करेगा। एक ये आपका गॉस थ्योरम पर क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर कि डिराइव कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। इस जगह हम उल्टा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ का रिजल्ट फाइंड करेंगे और यूज करेंगे गॉस थ्योरम को। तो थोड़ा इसको जरा देख लीजिए। obtain Coulomb's law
ऑन द बेसिस ऑफ, या बाय यूजिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर गॉस थ्योरम का यूज करेंगे और कूलम्स लॉ को ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए भी क्या करिए, आप एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लीजिएगा, उसके चारों तरफ एक ये गॉसियन सरफेस अपनी तरफ से इमेजिन कर दीजिएगा। ये कंसीडर कर लेते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया है हमने। कैसा गॉसियन सरफेस है? स्फेरिकल है। इसकी रेडियस आप ले लीजिए r। कितनी ले लीजिए? r। इस r रेडियस पर यहां पर एक आप एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लीजिएगा, एरिया एलिमेंट। तो dA की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ हो जाएगा। इस डिस्टेंस को r कह दीजिए, इसके वैल्यू को, ये सेंटर है, सेंटर पर इसको हमने ऐसे कंसीडर कर लिया है कि स्फीयर के। हम यहां पर रिजल्ट निकालेंगे कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ ऑब्टेन करना चाहेंगे और यूज करेंगे गॉस थ्योरम। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, वी नो दैट। क्या भैया आप जानते हैं? जरा बताएं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA। ये देखिए पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना है? बोथ आर पैरेलल, एंगल 0 है। तो इस तरीके से फाई की वैल्यू आएगी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो फिर फाई कितना निकला भाई? इंटीग्रेशन E dA। अच्छा, cos 0 तो 1 रख दिया हम लोगों ने। यहां पर फील्ड की वैल्यू ऑब्टेन करना चाहता हूं मैं, E बाहर निकाल दीजिएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब देखिए, dA का मतलब है टोटल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो देखो इसको मैंने स्फीयर कंसीडर किया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ध्यान रखिएगा, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। यानी यहां पर dA का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर लिख लेंगे, तो रिजल्ट आया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एक इक्वेशन इसको डाल दीजिएगा। हम लोग यहाँ गॉस थ्योरम यूज करना चाहते हैं, इट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये एप्लीकेशन है, उसका प्रयोग है, एप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम लिखेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो फिर देखिए ये रिजल्ट गॉस थ्योरम का क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का। ये यहां पर यूज कर दीजिए। तो फिर क्या बना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये यहां पुट कर दीजिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहां से फील्ड देख लीजिए, पहले निकल के आया, ये 4 पाई इसके साथ ले आइए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर। ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। ये कूलम्स लॉ थोड़ा ही है, हम तो कूलम्स लॉ ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ला करके यहां पुट कर दीजिए, लेट Q नॉट बी अ टेस्ट चार्ज। तब ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा, वो यहां रखा है। तो डिस्टेंस, ये पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है? r है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये भी मैंने आपको बताया है, ये रिजल्ट होता था, E का डेफिनेशन पीछे पढ़ा चुका हूं, E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट होता ना। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, F इज इक्वल टू Q नॉट E। अब इस E की वैल्यू ये वाली यहां पर पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 यहां पर जब पुट करेंगे आप देखिए तो फोर्स कितना बन रहा है, देखो आप, फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट तो पहले से है, और E की ये टोटल वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। यानी यहां से
कूलम्स लॉ ऑब्टेन कर दिया है यूजिंग गॉस थ्योरम। दोबारा एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन कैसे आता है। क्या क्वेश्चन करेगा आपसे, ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है ऑब्टेन कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस मतलब बाय यूजिंग कह सकते हो, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग कूलम्स लॉ ऑब्टेन करना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया है, उसको एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया। गॉसियन सरफेस अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हम अपनी तरफ से इमेजिन भी कर सकते हैं, ये इमेजिनरी सरफेस भी कंसीडर हो जाएगा। हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, इमेजिन किया हुआ है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। यहां पर एक उसका एरिया एलिमेंट ले लिया, जिसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नॉर्मल बाहर की तरफ है, डीए है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से अवे होगी, ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लीजिए, तो अवे डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो ई और डीए दोनों आपस में पैरेलल हो गए, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। हम लोग अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए जितने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है ज्यादातर में हम लोग डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, पाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये ई डॉट डीए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लिखा हम लोगों ने। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ए डीए cos 0, क्योंकि आपको पता होगा a डॉट b का फार्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में आप लोगों ने a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, ये फार्मूला होता है, यहां पर रख दीजिए। तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 है, ये ध्यान रखना है आपको। e dA रखेंगे, यहां से e बाहर निकाल दीजिएगा, dA की वैल्यू फाइंड करेंगे। dA मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ स्फीयर। TSA ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई, ये तो बता दिया मैंने आपको। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत लोग अचानक ध्यान देते हैं और पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं, वो सर्कल का एरिया होता है। ध्यान रखिएगा स्फीयर है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल होगा। यहां से फाई इज इक्वल टू निकल आया e इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक इक्वेशन डालिए। हां, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम चल रहा है, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको आपस में यूज कर दिया जाए, तो जब ये यहां पर पुट कर देंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो e इनटू इतना बनेगा, यहां से e की वैल्यू 4 पाई इसके साथ ले आइए एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ये तो फील्ड का फार्मूला बन गया। हम चाहते हैं फोर्स, कूलम्स का मतलब फोर्स। फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को इमेजिन कर लेंगे कि कहीं से इन्फिनिटी वगैरह से कहीं से हम लोग एक टेस्ट चार्ज को ला करके इस गॉसियन सरफेस पर रख देंगे। तो ये टेस्ट चार्ज आ गया, तो किसी भी फील्ड में जब टेस्ट चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स इन्फ्लुएंस होता है, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q नॉट E। ये कहां से निकलती है, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने आपको पढ़ाया पीछे, E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। यहां से F इज इक्वल टू Q नॉट E रखेंगे, इन दोनों को आपस में यूज कर दीजिए, ये वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आ जाएगा। यहां से गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन मैं विराम कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, शुभ संध्या।